हेलो, नमस्कार दोस्तों। जबरदस्त स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं केशव सिंह, जो आप मैथ पढ़ रहे हैं, जिससे आज नई क्लास के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा जो टॉपिक पीछे चल रहा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें अभी कई सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। वो टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। उसके पहले बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो आज बात करते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों और फेस वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बड़े आसानी से समझ जाएंगे आप, ठीक है ना बच्चों। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं, और फेस वैल्यू जिसे जातीय मान कहते हैं। इसको कभी कभी हिंदी भी लिख लो इसकी, स्थानीय मान, इसको कहते हैं जातीय मान, या इसी को कह सकते हैं अंकित मान। कभी कभी इसकी हिंदी लिख दी जाती है कि अंकित मान, या इसी को हम बोल सकते हैं नैज मान, ठीक है ना बच्चों। ये हिंदी भी क्लियर होनी चाहिए, पता लगे कभी पूछ दिया जाए एक संख्या लिखी है, उसमें किसी एक अंक का, पर्टिकुलर किसी एक अंक का हमसे कह दिया जाए जातीय मान क्या है। जातीय मान तो पता है हमें, अंकित मान नहीं पता है, तो फिर भूल गए अब क्या करें, उसमें क्या निकाल दें। तो अंकित मान का मतलब भी फेस वैल्यू ही होता है, और नैज मान का मतलब भी फेस वैल्यू ही होता है, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है किसी संख्या का स्थानीय मान। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कैसे हम स्थानीय मान निकालते थे। जैसे हम कोई एक संख्या लिखते हैं, जैसे यही लिख दिया, अभी हम नॉर्मल संख्या लिए हैं, अभी पॉइंट वाली भी लिख के बताएंगे आपको बच्चों की पॉइंट वाली संख्याओं का हम कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे हमसे कह दिया जाए 2 का स्थानीय मान, तो हम लोग कैसे करते थे, 2 लिख दिए। जैसे 8 का स्थानीय मान तो 8 लिख दिए, उसके आगे एक संख्या तो एक जीरो लगा दिए। 3 का स्थानीय मान 3 लिख दिए, उसके आगे 2 संख्या 2 जीरो लगा दिए। 5 लिखा है, 5 लिख दिए, उसके आगे 3 संख्या 3 जीरो लगा दिए। इसका मतलब यह है कि ये जो 2 है, ये पहले स्थान पे, इकाई स्थान पे है। जो 8 है ये दहाई स्थान पे है, तो 10 का गुणा हो गया, यानी 1 जीरो बढ़ गया। जो 3 है ये सैकड़े के स्थान पे है, तो इसमें 100 का गुणा हो गया, यानी 2 जीरो बढ़ गए। और जो ये 5 है ये 1000 के स्थान पे है, तो इसमें 3 जीरो लग गए, ठीक है ना बच्चों। तो नॉर्मल संख्याओं को तो स्थानीय मान आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी में ही दशमलव वाली संख्याएं भी लिख दें, उनका स्थानीय मान कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग समझते हैं इसी बात को। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम इसी में ही इसी संख्या को थोड़ा इस तरह से हमने लिख दिया, इसी में हमने दशमलव लगा के लिख दिया, दशमलव इसी के आगे 3 1 4 करके। अब हमसे सब जो अंक लिख रखे हैं हमने, इनमें से प्रत्येक अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना हो, ठीक है ना बच्चों, कैसे निकलेगा। जो ये 2 है, देखो दशमलव के बाईं तरफ जो है वो 10 की घात में प्लस में चलेगा। 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, इस तरह से चलेगा। और दशमलव के दाएं तरफ जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दशमलव के दाएं तरफ के जो अंक लिखे हैं ये 10 की घात में माइनस की चलती है। जैसे या हम दूसरे तरीके से समझ लें, इस तरफ की संख्याओं में तो जैसे नॉर्मल निकालते हैं वैसा ही निकालेंगे। जैसे 2 का निकालना हुआ तो 2 हो गया, 8 का निकालना हुआ तो 8 के बाद एक जीरो लग गया, ठीक है ना बच्चों। और अगर हमें 3 का निकालना हुआ तो 3 लिख के 2 जीरो लग गए। 5 का निकालना हुआ तो 5 लिख के 3 जीरो लग गए,
ठीक है, दशमलव अगर हम इसके आगे दशमलव लगा के कुछ जीरो भी बढ़ाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर हम दशमलव के बाद वाली संख्याओं का निकालें तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं का कैसे निकलेगा, जैसे इस 3 का निकालना हुआ तो 3 का निकालने के लिए दशमलव इसके पहले लगा, दशमलव लगा दो और फिर जितनी संख्या जहां तक की थी वही लिख दिया। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं दशमलव 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव 3 लिख सकते हैं यही, या हम इसको लिख सकते हैं 3/10। तो इस 3 का जो स्थानीय मान निकला वो 3/10 निकला, ठीक है ना बच्चों। या हम कह सकते हैं 3 × 10 की घात -1, 3 × 10 की घात -1, ठीक है ना। अब जैसे 1 का निकालना हुआ तो हम 1 को कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इस तरफ क्या था कि जितने उसके आगे आने वाले मतलब उसके बाद आने वाले अंक होते थे उतने जीरो बढ़ा लेते थे। यहां पे क्या करेंगे, 1 के पहले दशमलव तक कितने अंक रह गए हैं, तो इस 1 के पहले 3 है तो 1 जीरो लगा दो, फिर उसके पहले फिर दशमलव है, दशमलव लगा दो। यानी इस 1 का स्थानीय मान 0.01 कहें या 1/100 कह सकते हैं, समझ गया ना बच्चों। अब जैसे इस 4 का निकालना हुआ तो 4 का कैसे निकालेंगे, 4 लिख दिए, अब 4 के पहले 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिए, फिर दशमलव लगा, दशमलव लगा दिया। तो हम 4 का स्थानीय मान कह सकते हैं 0.004 या 4/1000, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे इस 3 का निकालना हुआ 3 लिख दिया। अब यहां पे क्या होता था, गुणा में चलता था, यहां सारे अंक भाग में चलेंगे। तो यहां से हमने जो पहले बताया ये वाले नंबर, इनका स्थानीय मान तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं या आगे भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन था तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। चाहे दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना हो, चाहे नॉर्मल किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमने कैसे दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकाला और कैसे इसके पहले जो संख्या थी दशमलव के पहले उसका स्थानीय मान निकाला, ठीक है बच्चों। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये बात क्लियर है। मतलब इस तरफ की जो दशमलव के पहले की संख्या है वो 10 की घात जो प्लस की होती है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 ऐसे चलेगा। और जो दशमलव के दाईं तरफ की होंगी उसमें 10 की घात माइनस में चलेगी। जैसे ये 3 है तो ये 3 × 10 की घात -1, 1 × 10 की घात -2, 4 × 10 की घात -3, ये माइनस में चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये बात क्लियर है ना, कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल हम और बता देंगे फिर आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इसी के साथ में हम इसको भी साथ में समझ लेते हैं तो दोनों एक साथ समझ में आ जाएगा। स्थानीय मान के बाद हमने बात की थी फेस वैल्यू की, जो जातीय मान या अंकित मान या नैज मान कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान, यानी कि किसी भी अंक की अगर हम बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू का था उसका स्थान कौन सा है, फेस वैल्यू का मतलब वो उसका चेहरा, यानी वो अंक क्या है, यानी जो अंक है वही उसका स्थानीय वही उसका अंकित मान या जातीय मान है। जैसे हम कहें 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, वो चाहे दशमलव के पहले लिखा हो चाहे दशमलव के बाद लिखा हो। 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 1 का जातीय मान 1, किसी भी अंक का जातीय मान वो खुद ही होता है। जातीय मान कहें, अंकित मान कहें या नैज मान कहें, ये तीनों एक ही बात है। या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि क्या है, फेस वैल्यू है। फेस का मतलब उसका चेहरा क्या है, यानी वह अंक क्या है, तो जो अंक की बात कर रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है ना बच्चों। सिर्फ स्थान समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जातीय मान में कुछ भी नहीं बदलाव होता है, चाहे वो दशमलव के पहले हो चाहे बच्चों दशमलव के बाद हो, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जातीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे हमने इसी की बात की, जैसे हमने कह दिया 8 का जातीय मान तो कहेंगे 8 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा, ठीक है ना। तो किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं ही होता है, लेकिन स्थानीय मान में बदलाव हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने कुछ और एक संख्या लिख दी, ये लिखा हुआ है, हमने इसमें कह दिया 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें या योग ज्ञात करें, कुछ भी हमसे पूछ दिया जाए। लेकिन हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि 5 के जो यहां पे संख्या लिखी हुई है इसमें जहां पे भी 5 लिख रखा है उस 5 के स्थानीय मान और अंकित मान या जातीय मान कहें, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है,
ये एक सवाल है, इसमें हमने कह दिया, इसमें 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करें, का अंतर ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का हमें अंतर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? अभी हमने सीखा स्थानीय मान निकाल लो, जातीय मान निकाल लो, दोनों का अंतर कर दो। जैसे हमें 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा, लेकिन अगर हम बात करें 5 के स्थानीय मान की, तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 लिख दिया, उसके पहले एक अंक है, फिर दशमलव लगाए, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया? 0.05। 5 का स्थानीय मान कितना आ गया बच्चों? 0.05। अब इसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों का अंतर, एक बात और समझ लेना, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। ये नहीं कि स्थानीय मान पहले लिख दिया तो स्थानीय मान में हम जातीय मान घटा दिए तो माइनस का आता है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के उसमें कितने का डिफरेंस है वो निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ी संख्या जातीय मान की है, तो इन दोनों का अगर हम अंतर कर दें 5 और 0.5 का, तो कितना आ जाएगा? 4.95। 5 और 0.05 का अगर हम अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4.95। ठीक है, तो अगर हमसे, अब अगर हम यहाँ पे किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 6 का स्थानीय मान 6 लिख दिया, उसके आगे 2 संख्या 2 जीरो लगा दिया, फिर दशमलव, तो ये हो गया 6 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान 9 लिख दिया, इसके आगे कोई संख्या नहीं, सीधे दशमलव लगा दिया, तो ये हो गया। 2 का स्थानीय मान 2 लिख दिया, इसके बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, 1 जीरो लगा दिया। 4 का स्थानीय मान 4 हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा, और 7 का स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान 1 के बाद 2 जीरो, 7 का स्थानीय मान 7 के बाद 3 जीरो। ये आपके लिखे हैं अलग अलग सबके स्थानीय मान। ठीक है ना बच्चों? 7 का स्थानीय मान 7000, 1 का स्थानीय मान 100 और 2 का स्थानीय मान 20, 4 का स्थानीय मान 4, आगे दशमलव वाले का भी लिख दिया है। अब आपसे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नोट कर लें अगर ये नोट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके आगे बाद में दूसरा टॉपिक इसके आगे है नंबर सिस्टम पे। ये भी हम बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमें अक्सर हमसे क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, तो वो कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक आपका आज ये जो स्थानीय मान और जातीय मान का था ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे, इसी के आगे बात करते हैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। अभी आपका यूनिट डिजिट बताना है, डिविजिबिलिटी बताना है। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम बात करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी से आपको आगे कई सारे कैलकुलेशन में भी आपको मदद मिलेगी, तो वो बात क्लियर होनी चाहिए। तो डिविजिबिलिटी आज नया टॉपिक इसी के आगे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो आगे। डिविजिबिलिटी, ठीक है बच्चों। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी क्या होती, मतलब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब उसके आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले नियम सारे समझ लेते हैं। 2 से कौन सी संख्या कट सकती है, 3 से कौन सी कट सकती है, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे कुछ संख्याएं हैं जिनके रूल अक्सर हमसे क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उनको एक दूसरे से रिलेट करा के ही समझ लें तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे हम समझेंगे 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इनकी डिविजिबिलिटी 16 के बाद 32 की बात करें, लेकिन आगे फिर संख्याओं का तो अंत नहीं होगा, 16 तक 8 तक ही समझ लो, उसके आगे अपने आप से खुद समझ जाएंगे बच्चों आप लोग कि कैसे हमें करना है। तो हम यहीं तक करते हैं 16 तक ही। ठीक है, 2
4, 8, 16, इनका नियम एक दूसरे से संबंधित है। फिर इसके बाद 3 और 9 का नियम एक दूसरे से संबंधित है, इनको एक साथ समझ लेंगे। फिर इसी के आगे और भी जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको हम एक साथ समझ, एक दूसरे से रिलेट करा के समझेंगे तो हमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, ना याद करने में दिक्कत होगी, रटना नहीं होगा किसी रूल को हमें। तो अगर हम बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी की, आप लोग बच्चों अपने नोट्स बना सकते हो, हम आपको सिर्फ समझाते जा रहे हैं, अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी की, तो 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कट जाए, मतलब अंतिम एक अंक 2 से कब कट सकता है, जब वो संख्या या तो 0 हो अंतिम अंक पे, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, ठीक है ना बच्चों। तो अंतिम अंक में क्या क्या है, यदि लास्ट अंक जो है किसी भी संख्या का लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कुछ भी है तो वो संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। सब लोग जानते हैं, ये आसान रूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम इसी को ही देखो, ये 2 था तो 2 का मतलब 2 की घात 1 और 4 का मतलब 2 की घात 2, तो बस यही से नियम बन गया, घात में 2 लगा है, इसका मतलब हुआ किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसके अंतिम 2 अंक, जो भी अंतिम 2 अंक होंगे वो अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। क्या बोला बच्चों, अंतिम 2 अंक किसी संख्या के अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। समझ गया ना, आप इसको समझते रहिए, और अगर रूल नोट करना है, कोई नियम अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, अपने नोट्स बना सकते हैं, भविष्य में आपको आगे पढ़ने में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। तो हमने 2 में क्या पढ़ा, लास्ट का एक अंक 2 से कटे, जिसका मतलब हुआ ये 5 में से कोई भी अंक अगर है तो 2 से कटेगा। जैसे 4 से कटने की बात हमने कही, तो 4 से कटने में कोई भी संख्या 4 से कब कट सकती है, जब उसके अंतिम 2 अंक, जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तभी वो संख्या 4 से कट सकती है, ठीक है बच्चों। अब इसी के आगे अगर हम बात करें कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती, तो 8 की डिविजिबिलिटी में है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, क्योंकि 8 का मतलब हुआ 2 की घात 3, तो अंतिम 3 अंक हम संख्या चाहे जितनी बड़ी लिख दें, उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे, क्या बोला बच्चों, 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वो संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। हमने एक दूसरे से रिलेट करा के समझाया तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। आप कह सकते हैं ये 2 का मतलब 2 की घात 1 है तो अंतिम 1 अंक, 4 का मतलब 2 की घात 2 है तो अंतिम 2 अंक, 8 का मतलब 2 की घात 3 है तो अंतिम 3 अंक। मतलब जो भी आप 2 की घात यहां पे बना रहे हैं उसी से आपका नियम समझ में, बस कोई रटना ही नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका नियम यहीं से बन गया, ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम बात करें 16 की, तो आप खुद से अपने आप बता सकते हो, ये तो एक समझ यहां से जितना आगे समझाया उसी के आगे आप खुद से समझ सकते हो। 2 की घात ये 4 लिखे रहेगा और 2 की घात 4 का मतलब अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 16 से कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है ना बच्चों। इसी के आगे अब आप खुद समझ सकते हो, लेकिन यहीं तक आप समझ लो, इसके आगे आपको रेयर केस में भले कभी मिले, लेकिन इतना समझ गया हो तो इसके आगे बना सकते हो। 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट का 1 अंक, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 अंक, 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंक, 16 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 4 अंक। इस तरह से अगर हम समझेंगे तो 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए, 4 की डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए, और एक जो 2 की डिविजिबिलिटी थी लास्ट का 1 अंक 2 से कट जाए, 16 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 4 अंक 16 से कट जाए। तो ये कह सकते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करा के अगर हमने समझा 2 वाले से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप याद भी बड़े आसानी से रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। यहां तक सारी बात क्लियर है। अभी हम इसके लास्ट में एग्जाम्पल भी करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं 3 और 9 की। 3 और 9 का क्या नियम होता है, 3 और 9 का जो नियम होता है, 3 और 9 का नियम ये होता है कि बच्चों पहले हम 3 की बात करते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके सारे अंकों को हम जोड़ लें और जो भी योग मिले वो अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटती है। क्या बोला बच्चों हमने, यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग करने पर वो जो योग मिला है वह अगर 3 से डिवाइड है
तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या बोला बच्चों? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, हम कोई भी संख्या लिखें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 6243, 3 से कटेगा कि नहीं? हम 3 का भाग नहीं करेंगे, हम जो डिविजिबिलिटी रूल बताया आपको उससे हम सॉल्व करेंगे। क्या बताया? अंकों का योग करके देख लें और वो जो योगफल मिलेगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 3 से कटेगी। जोड़ लो इसको, 6 2 8 4 12 3 15, 15 मिल गया, यानी कि 15 आपका 3 से डिवाइड होता है तो संख्या ये पूरी जो 6243 लिख रखी थी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो कि आपका योगफल जो मिले वो एक ऐसी संख्या बने कि आपको 3 से भाग देने में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप दोबारा फिर पलट के रिपीट करके रूल अप्लाई कर सकते हो। आप यही रूल अगर इसमें अप्लाई कर दो तो अंकों का योग क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो अब भाग देने में और आसानी होगी। मतलब इसके अंकों का योग 15, अगर 15 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से कटेगी। तो हम फिर से वही रूल अप्लाई कर दें, यदि 15 के अंकों का योग 6 और 6 3 से कटेगा तो 15 3 से कटेगा और 15 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से कटेगी। मतलब यही रूल हम चेन, एक तरीके से एक चेन बना के आगे अगर बढ़ाते चले जाएं तो हमारा और आसान हो जाएगा सवाल। कभी मान लो हमें योगफल करने पे कोई ऐसी संख्या मिल गई 3 अंक की मिल गई, अब उसमें हम 3 का भाग दिए चले जा रहे हैं, कुछ नहीं, हम दोबारा से वही रूल अप्लाई कर देंगे, तीनों अंकों को जोड़ देंगे और हमें मान लो कोई ऐसी संख्या मिल गई जो हम आसानी से देख के बता सकते हैं ये 3 से बिल्कुल कटेगी। फिर जो संख्या थी वो पूरी संख्या जो शुरुआत में दी हुई थी वो भी 3 से कट जाएगी। जैसे यहां पे भी हमने देखा कि इसके अगर हम अंकों का योग कर दिए तो ये अंकों का योग करने पे 15 मिला। 15 में आपको नहीं पता 3 से भाग जाता, फिलहाल यहाँ पे तो आसान है। लेकिन अगर 15 के दोबारा अंकों को जोड़ दें तो 6, तो इसका मतलब 6 3 से कटता है, तो ये 15 भी 3 से कटेगा और 15 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। समझ गया ना बच्चों? तो ये होगी 3 की विभाज्यता। इसी से संबंधित है, उसको भी एक साथ समझ लीजिए, 9 की विभाज्यता क्या होती है। 9 की विभाज्यता में ये है, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटेगी। क्या बोला बच्चों? अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। सेम रूल सेम है, लेकिन यह नहीं कि अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अंकों का योग अगर 6 मिल गया तो 6 तो 3 से कटता है, लेकिन 9 से तो 6 नहीं कटता है। लेकिन अगर हम अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो बिल्कुल बात कंफर्म है कि वो संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि अगर 9 से कट रही है तो 9 का ही फैक्टर होता है 3, तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो आप सीधे सीधे आप इस तरह से समझ लें, अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है ना बच्चों? अब इसके आगे और हम बात करेंगे, जैसे अभी तक हमने समझा 2 3 4, अभी 5 का नहीं समझा, 5 और 6 फिर 7, 8 का पढ़ चुके हैं, 9 का भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बच्चों? इसके आगे भी हम बात करेंगे। आज की क्लास को इतना ही करते हैं। ठीक है ना बच्चों? आज थोड़ा काम भी है। ठीक है, धन्यवाद।